नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी माइंडसेट की, एक ऐसी जबरदस्त प्रैक्टिस सेट की जो सिर्फ नियम नहीं रटाती बल्कि एक सीरियस लर्नर को पूरी तरह से जगाने का काम करती है। चलिए आज के इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं, जहां हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है बल्कि हिंदी व्याकरण के उस मनोविज्ञान को समझना है जो हमें सीधे परफेक्शन तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इंसान के दिमाग में होता क्या है जब उसे सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन यानी 100% सही होना ही मंजूर हो। जब गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश ना होना तो दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, एकदम हाइपर विजिलेंट। मतलब वो उन छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ने के लिए पूरी तरह से सतर्क हो जाता है जिन्हें शायद आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये मानसिकता दिमाग को एक ऐसा फोकस देती है जो वाकई कमाल का है। और यही वजह है कि 37 कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारी आज की इस चर्चा में ये 37 में से 37 का स्कोर परफेक्शन का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोचिए, एक गंभीर एस्पिरेंट के लिए 35 से नीचे का स्कोर तो आना ही नहीं चाहिए। जैसे ही स्कोर 35 पर गिरता है तो समझ लीजिए मनोवैज्ञानिक रूप से दिमाग में खतरे की घंटी बज गई, एक साइकोलॉजिकल अलार्म। ये अलार्म बताता है कि एकाग्रता में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है, और ये अलार्म उन्हें और बेहतर बनने के लिए पुश करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले खंड की तरफ, रूट्स एंड फाउंडेशंस यानी जड़ें और नींव। इस मुश्किल सफर का सबसे पहला कदम यही है कि हम भाषा की बिल्कुल बेसिक ईंटों को समझें। अब देखिए, भाषा की इस नींव में एक बहुत ही मजेदार चीज है, हलंत की ताकत। जब हम संयुक्त व्यंजनों की बात करते हैं जैसे क्ष, त्र या ज्ञ, तो नोटिस करने वाली बात यह है कि पहला अक्षर हमेशा आधा होता है। पर ये आधापन आता कहाँ से है? बस एक छोटे से निशान यानी हलंत से। ये हलंत करता क्या है? ये असल में व्यंजन के अंदर से अ स्वर को पूरी तरह से बाहर खींच लेता है, एक पूरे अक्षर को आधा कर देता है ताकि वो दूसरे अक्षर के साथ आसानी से जुड़ सके। अगर ये हलंत न हो तो अक्षरों को जोड़ना नामुमकिन है। जरा सोचिए, एक छोटी सी लकीर और व्याकरण में कितनी बड़ी अहमियत है इसकी। और अगर जड़ों की ही बात कर रहे हैं तो चलिए जरा हिंदी शब्द के इस दिलचस्प सफर पर भी नजर डालते हैं। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि हमारी इस भाषा का नाम असल में फारसी भाषा से आया है। हुआ कुछ यूं था कि प्राचीन काल में जब ईरानी लोग भारत आए तो उनके बोलने के तरीके में स ध्वनि को ह बोला जाता था। इसलिए जब वो सिंधु नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, एक भौगोलिक सीमा पार हुई, उच्चारण में एक छोटा सा बदलाव आया और उसी से हमारी भाषा को हिंदी नाम मिल गया। मतलब उच्चारण की एक छोटी सी चूक ने पूरी की पूरी भाषा का नामकरण कर दिया। अब आते हैं खंड 2 पर, द लॉजिक विद इन ग्रामर या व्याकरण के भीतर का तर्क। अक्सर ये मान लिया जाता है कि व्याकरण के नियम बस रटने वाली बोरिंग चीजें हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नियम इंसानी व्यवहार पर आधारित बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। रटने के बजाय अगर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को इंसानी प्रवृत्ति से जोड़कर देखें तो चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, मेरा और मेरी का इस्तेमाल। मान लीजिए हमें आयोग शब्द को जांचना है। बोलने में मेरा आयोग बिल्कुल सही लगता है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है। वहीं दूसरी तरफ मेरी समिति बोलने पर वो स्त्रीलिंग का एहसास कराता है। ये ट्रिक इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि बचपन से ही भाषा बोलते और सुनते हुए अवचेतन मन ने उस लय को पकड़ लिया है। ये तो रटने से 100 गुना बेहतर और लॉजिकल तरीका है ना? चलिए यण संधि के इस उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। अन्वय शब्द आखिर बनता कैसे है? ये कोई थोपा हुआ किताबी नियम नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारे मुंह की बनावट का नतीजा है। जब अनु और आई को एक साथ बोला जाता है तो होंठ अपने आप गोल हो जाते हैं, और इसी घुमाव की वजह से ऊ की ध्वनि व में शिफ्ट हो जाती है, जिससे बनता है अन्वय। है ना मजेदार? इंसान के बोलने का नेचुरल तरीका और मुंह का आकार, लिटरली यही चीजें व्याकरण के नियम तय कर रही हैं। अब जरा सर्वनाम की इस तुलना को देखिए। ये सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि एक तरह की फिलोसॉफिकल जंग है। यह और वह जैसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी फुल क्लैरिटी, सब कुछ एकदम स्पष्ट है। इसके बिल्कुल उलट है कुछ और कोई, जो अनिश्चयवाचक है। यहाँ सब कुछ रहस्य है, एक अनिश्चितता है।
तो व्याकरण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये असल में स्पष्टता और रहस्य के बीच के अंतर को व्यक्त करने का एक बेहद सटीक टूल है। तो स्पष्टता और रहस्य की इस बात से ही हम प्रवेश करते हैं खंड 3 में, नेविगेटिंग ग्रामेटिकल इल्यूजन्स, यानी व्याकरणिक भ्रमों से निपटना। ये किसी भी परीक्षा देने वाले के सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, जहां सवाल जानबूझकर मनोवैज्ञानिक जाल बिछाते हैं। यहाँ विलोम शब्दों का एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है। समान का विलोम हमेशा समान ही होगा। इसका मतलब है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का तद्भव। उदाहरण के लिए अंधकार एक तद्भव शब्द है, तो इसका विलोम प्रकाश होगा। लेकिन तिमिर, जो कि एक तत्सम शब्द है, उसका विलोम आलोक ही होगा। अब अगर कोई जल्दबाजी में तिमिर का विलोम प्रकाश लिख दे तो बस खेल खत्म। ये एक ऐसा पक्का इल्यूजन या भ्रम है जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। और इस भ्रम का एक और बहुत बड़ा कारण होता है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। सोचिए, महज एक स्वर के बदल जाने से पूरे शब्द का मतलब कैसे पलट जाता है। मुमुक्षा में आ स्वर है, जिसका सीधा मतलब है मोक्ष की इच्छा। लेकिन जैसे ही ये मुमुक्षु होता है, ऊ स्वर आते ही ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होने लगता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है। इसी तरह मृगनयनी का उदाहरण लें। अगर ये सिर्फ सुंदर आंखों के संदर्भ में है तो ये कर्मधारय समास है। लेकिन अगर संदर्भ बदलकर किसी विशेष देवी का हो जाए तो ये बहुव्रीहि समास बन जाता है। मतलब बातचीत का संदर्भ बदलते ही पूरा व्याकरणिक वर्गीकरण बदल जाता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। ये 38% का आंकड़ा कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये असल में एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाले सवाल की सक्सेस रेट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100 में से 62 लोग परीक्षा के उस भारी भरकम प्रेशर में आकर इस सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा भ्रम है जो इतने फोकस वाले एस्पिरेंट्स को भी चकमा दे देता है? आइए उस भ्रम से पर्दा उठाते हैं जो उन 62% लोगों के परफेक्शन के सपने को चकनाचूर कर देता है। ये इल्यूजन है उन्मीलन और उन्मूलन शब्दों के बीच का। बोलने और सुनने में ये दोनों इतने मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनके मायने जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। उन्मीलन का मतलब होता है खिलना या खुलना, और उन्मूलन उसका मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना या पूरी तरह नष्ट कर देना। अब परीक्षा के उस भयानक तनाव में लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और बस 37 में से 37 का टारगेट वहीं धराशायी हो जाता है। अब बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, साहित्य और मेमोरी हैक्स। व्याकरण के इस मुश्किल चक्रव्यूह से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंसानी दिमाग इतनी सारी रूखी और जटिल जानकारी को आखिर याद कैसे रखता है। यहाँ काम आती है अजीबोगरीब छवियों को विजुअलाइज करने की तकनीक। होता क्या है कि हमारा दिमाग बोरिंग तथ्यों को तो बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन बेतुकी और मजेदार तस्वीरों को नहीं। इस चर्चा में लेखकों को याद रखने की बड़ी ही शानदार ट्रिक्स बताई गई हैं। जैसे एक थैली से पीकर बात करने की कल्पना कीजिए, ये तुरंत मैथिली शरण गुप्त की याद दिला देगी। काशी में रहीम से भीख मांगते हुए सोचने पर काशीनाथ सिंह याद आ जाएंगे। और देवी देवताओं को निहारना, ये महादेवी वर्मा की रचना निहार को याद रखने का परफेक्ट जुगाड़ है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि रटने से कहीं ज्यादा ये फनी और अजीबोगरीब तस्वीरें काम आती हैं। और हाँ, सिर्फ ट्रिक्स ही नहीं, साहित्य के अपने कुछ बहुत ही सख्त और मैथमेटिकल नियम भी होते हैं। जैसे सोरठा छंद में 11 मात्राएं होती हैं जो दोहा का बिल्कुल सटीक उल्टा है। ये तो एकदम कला के भीतर का गणित हो गया। इसी तरह साहित्य के बड़े पुरस्कारों की भी अपनी संवैधानिक सीमाएं तय हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के लिए ही दिया जाता है। इसका मतलब है कि कला और साहित्य भी पूरी तरह से नियमों और स्ट्रक्चर्स के दायरे में ही काम करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अंतिम खंड पर, द डेजर्ट ऑफ रेजिलियंस, यानी लचीलेपन का रेगिस्तान। यहाँ हम व्याकरण और साहित्य की तकनीकी बातों से थोड़ा ऊपर उठकर उस असल मेहनत और दर्शन की बात करेंगे जो किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी है। यहाँ स्कोर का जो ये प्रोग्रेशन है ना, 25 फिर 27 फिर 30 और आखिर में 37, ये इस बात का सबूत है कि परफेक्शन कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। इसके लिए बस एक ही रास्ता है, लगातार कोशिश और कंसिस्टेंसी। जब बार बार प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं, एक ही चीज़ को दोहराया जाता है, तो स्कोर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। और इसी अथक दोहराव से वो गजब का कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो पूर्णता यानी 37 तक पहुँचने के लिए चाहिए। इस बात को बहुत ही खूबसूरती से एक कथन के जरिए समझाया गया है।
जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं, वो उन्हीं के लिए हैं जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। क्या शानदार रूपक है ये! तैयारी के इस मुश्किल सफर की तुलना एक ऐसे तपते रेगिस्तान से की गई है जहां से गुजरना ही पड़ता है। जब कोई इस मेहनत के रेगिस्तान की तपिश को सहता है, तभी उसे कामयाबी के उन फूलों का असली मतलब और खुशी समझ आती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या व्याकरण की ये कठिन टेस्ट्स और परीक्षाएं सिर्फ हमारी याददाश्त का इम्तिहान ले रही हैं, या फिर ये वो कठोर रेगिस्तान है जो तपाकर अंदर एक ऐसा लचीलापन, एक ऐसी रेजिलियंस भर देते हैं जो जिंदगी की हर मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है। सोचने वाली बात है ना कि इस पूरी यात्रा का असली फल वो स्कोर कार्ड है या फिर वो मजबूत चरित्र जो इस तपस्या से निखर कर बाहर आता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।